काजी फाइज ईसा ने हल्फ लेते ही 3 बड़ी तब्दीलियां की हैं और अपने पहले ऑर्डर के नतीजे में सबसे बड़ी तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी अमूर में की है। जब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में गए तो कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ बैठकर जब उन्होंने बातचीत शुरू की तो उस वक्त उन्होंने ये इजहार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के थ्रू भी ये मैसेज पहुंचा दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से कुछ देर पहले आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया है, जिसके बाद अब वो 25 अक्टूबर 2024 तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी मुद्दत के लिए नहीं है, लेकिन 25 अक्टूबर 2024 तक अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे और फिर जस्टिस एजाजुल हसन, फिर मंसूर अली शाह, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर और याहिया अफरीदी ये आने वाले चीफ जस्टिस होंगे बिल तरतीब। आज की ये तकरीब हुई ऐवान सदर में, जिसके फौरी बाद ना सिर्फ कुछ अहम तब्दीलियाँ सामने आई हैं बल्कि उन्होंने हल्फ उठाने के बाद समाअत के लिए पहला बेंच भी तश्कील दे दिया है और ये बेंच लार्जर बेंच नहीं है बल्कि फुल कोर्ट होगा। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि ये सिंगल बेंच क्या है, लार्जर बेंच क्या है, फुल कोर्ट क्या है। तो अगर कोई एक जज सुन रहा है तो वो सिंगल रुकनी बेंच है, फिर 2 रुकनी बेंच, 3 रुकनी बेंच, ये भी आपने सुना जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अक्सर 3 रुकनी बेंच बनाया करते थे जिसके साथ उनके 2 फेलो जजेस रहते थे। कभी कभार वो लार्जर बेंच भी बनाते थे। तो लार्जर बेंच जब बनाते हैं तो उसमें 5 जजेस या 7, 9 या जितने भी आगे जजेस जो हैं वो आ जाते हैं और फिर इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद सारे जजेस किसी एक केस को सुने तो वो फुल कोर्ट होता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो तादाद है होनी जो चाहिए वो 17 जजेस की है, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 14 जजेस मौजूद हैं। तो दैट मीन्स के काजी फाइज ईसा साहब ने जो फुल कोर्ट बनाया है उसके तहत कल 14 रुकनी फुल कोर्ट जो है वो पहले केस की समाअत करने जा रहा है और ये केस है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतल्लिक, यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसे शहबाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में पार्लियामेंट से मंजूर किया गया था। और इस बिल के तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया था कि वो सो मोटो नोटिस ले सकते हैं, नहीं ले सकते, और अगर कोई बेंच बनाना है तो वो अपने तौर पे नहीं बना सकते, साथ में और कुछ जजेस की मुशावरत या उनकी रिकमेंडेशन ज़रूरी है। कुछ इस किस्म की तरामीम की गई थी और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे उनकी सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया था, यानी कि रोक दिया था, इसके ऊपर कार्रवाई रोक दी थी। तब से लेके अब तक जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उस केस का फ़ैसला नहीं कर लेती, उस एक्ट का फ़ैसला नहीं कर लेती, तब तक वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उन्होंने इस बात का इजहार मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक जो केस था उसके बेंच से अलहदा होते वक्त भी किया था। अब चूँकि वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं तो वो अपने उसूली मौक़िफ़ के तहत तब तक किसी केस को नहीं सुन सकते जब तक वो सबसे पहले उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का या एक्ट का फ़ैसला नहीं कर लेते। इसीलिए उन्होंने हल्फ उठाने से पहले भी, अभी तो हल्फ तो आज हुआ ना, लेकिन 2 दिन पहले ये अनाउंस हो गया था कि सबसे पहले पीर के दिन जो केस की समाअत होनी है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से होनी है, ताकि वो पहले इस केस का फ़ैसला कर लें, निपटा लें, उसके बाद वो बाकी केसेस को टेकअप करेंगे। काजी फाइज ईसा की तैनाती के हवाले से एक मुस्बत तासुर ये भी मौजूद है कि उनके आने से सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम का तासुर है उसे कम करने में भी मदद मिलेगी और यही गालबन उनके टेन्योर में दरपेश आने वाला एक सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है उनके लिए, जिससे उनको डील करना होगा। आज की तकरीब हलफ बर्दारी में उनकी अहलिया को भी उनके हमरा देखा और बहुत सारे लोगों के तबसरे और तज़िये जारी हैं कि कोई सिग्नल है या क्या है। ये तो खैर प्रेडिक्ट करना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन देखकर अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों की एक तरह से उम्मीद भी जागी है कि ख़वातीन के साथ होने वाला जो हालिया सलूक है इसमें शायद कोई थोड़ी नरमी देखने में आएगी। ये जो ख़वातीन पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इनको थोड़ी शायद आसानी हो सके या रिलीफ मिल सके। एक सवाल जो आप सबके जहन में बार बार आता है और बहुत सारे लोग इस बारे में तबसरे भी करते रहते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कायम सियासी मुकदमात का मुस्तकबिल क्या होगा काजी फाइज ईसा साहब के आने के बाद और काजी साहब उनको कैसे डील करेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है काजी फाइज ईसा डिक्टेशन नहीं लेंगे
उन्हें करीब से तो खैर मैंने नहीं इतना कवर किया, ना को मैं इतना ज़्यादा उन्हें जानता हूँ, लेकिन जो लोग उनको जानते हैं उनके साथ गपशप होती रहती है, कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ भी ज़रा डिटेल में ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। लाइक जैसे वो असूल परस्त शख्स हैं, मतलब अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो इमरान खान की हुकूमत में उनके ख़िलाफ़ जो एक रेफरेंस भेजा गया था ऐवान सदर के थ्रू उनको हटाने के लिए व्हाटएवर, वो मैं समझता हूँ कि एक ब्लंडर ज़रूर साबित हुआ है पीटीआई के लिए भी, इमरान खान के लिए भी, और ख़ुद सदर आरिफ अलवी साहब के लिए भी, जिसका इमरान खान को कहीं ना कहीं सियासी नुकसान हुआ भी है। और मुस्तकबिल में क्या होगा उसका तो खैर तयन बाद में होगा, लेकिन काजी फाइज़ ईसा को इस रेफरेंस भेजे जाने के बैकग्राउंड का और वजूहात का पूरी तरह से अंदाज़ा होगा कि किन हालात में और क्यों ये रेफरेंस आया था। और ख़ास तौर पर इमरान खान की जानिब से इस बात का एक से ज़ायद मरतबा इजहार किया गया। जब हमसे मुलाकात हुई तब भी इमरान खान ने खुलकर ये तस्लीम किया कि रेफरेंस उन्हें नहीं भेजना चाहिए था, ये एक गलती थी उनकी, और उन्होंने एक तरह से ढके छुपे अल्फाज में काजी साहब तक ये पैगाम पहुँचा दिया था कि भाई वो रेफरेंस मेरी कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं थी, या मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं था कि मैंने वो रेफरेंस आपको हटाने के लिए भेजा था। प्लस जब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में गए तो कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ बैठकर जब उन्होंने बातचीत शुरू की तो उस वक्त उन्होंने ये इजहार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के थ्रू भी ये मैसेज पहुंचा दिया था कि काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजना गलत था, और ये डेलिब्रेटली कोई अटैम्प्ट नहीं थी जानबूझकर जो उनकी तरफ से की गई हो। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ वो उस वक्त के चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे, भेजने वाले सदर मुमलिकत थे, तो इमरान खान मुकम्मल तौर पर इस ज़िम्मेदारी से मुबर्रा भी नहीं हो सकते, लेकिन समहाउ उन्होंने मैसेजेस कन्वे करने की पूरी कोशिश कर दी थी। इस हवाले से काजी फाइज़ ईसा क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, उनके फ़ैसलों में कैसे आएगा, ये कहना या प्रिडिक्ट करना कबल अज़ वक्त होगा। मेरा ख्याल है काजी साहब को टाइम देना होगा और बेहतर है कि उन्हें उनके आने वाले फ़ैसलों से ही जज किया जाए। काजी फाइज़ ईसा के हल्फ लेते ही सुप्रीम कोर्ट के मामलात में 3 बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, और जो पहली तब्दीली है वो सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी अमूर से मुतालिक है, जब पहली बार एक खातून को सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिया गया है। जजीला असलम नामी खातून जो लाहौर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी खिदमात अंजाम दे रही थीं, उन्हें डेपुटेशन पर लाहौर से इस्लामाबाद में बुला लिया गया है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया है 3 साल के लिए। डेपुटेशन पर मुकर्रर किया गया है, लेकिन ये इंतज़ामी अमूर पर एक बड़ी तब्दीली कही जा रही है। फिर इसके साथ साथ कुछ और तब्दीलियाँ भी हुई हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में ये नई अपॉइंटमेंट की गई हैं, और उनके बाद सीनियर मोस्ट जज जो जस्टिस एजाजुल हसन है उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन बना दिया गया है। आइन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर तरीन जजेस का शामिल होना ज़रूरी है, तो जस्टिस सरदार तारिक पहले ही इस काउंसिल का हिस्सा हैं, तो आज ये नई तब्दीली भी की गई है। इसी तरह जजेस तकर्री के लिए कायम जो जुडिशल कमीशन है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया गया है। ये दोनों जजेस जिनको आज शामिल किया गया है ये उमर अता बंदयाल साहब के काफ़ी करीब रहे हैं, लेकिन इनकी शमूलियत से एक मैसेज या मुस्बत पैगाम ये गया है कि इत्तेहाद की ज़रूरत है, तो इसलिए सबको साथ लेके चलना चाहिए। आखिर में जाते जाते थोड़ा सा जिक्र भुट्टो साहब का, जिसे कल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ने मार दिया था जज्बात में आके। उन्होंने कहा कि ज़िंदा कोई नहीं है, मर गया ये वो, बड़ा उन्होंने सख्त ज़रा अपना एक रिएक्शन दिया था, और उस पर पीपल्स पार्टी का उससे भी ज़्यादा सख्त रिएक्शन आया था। उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया और कहा कि ये बहुत घटिया रिमार्क्स इन्होंने दिए हैं। तो आज हनीफ अब्बासी ने मेरा ख्याल है अपनी क़यादत के कहने पर या जैसे कैसे भी अपने इस बयान पर माफ़ी मांग लिया है, और उन्होंने कहा है कि भुट्टो एक अजीम सियासतदान थे और उनका पता नहीं वो एटमी प्रोग्राम था उसमें भी बड़ा किरदार था व्हाटएवर। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो दैट मीन्स कि भुट्टो अभी ज़िंदा है, उन्होंने भी मान लिया है कि भुट्टो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला, तो एक तरह से उन्होंने भी जियो भुट्टो कह दिया है। खैर ये सारा कुछ चलता रहेगा। अगर मौसम की सूरत हाल बेहतर है तो आप मैच इंजॉय करें, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा इंतज़ार करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।